हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरी फर्स्ट क्लास हिंदी की है, तो आज जो हिंदी में हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में पढ़ेंगे व्याकरण। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले समझना व्याकरण है क्या चीज। जो व्याकरण है वह 3 शब्दों से मिलकर बनी है। वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। जिसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। व्याकरण जो है उससे हम हिंदी के या भाषा के, किसी भी भाषा के सही उच्चारण, किसी भी चीज को समझना, अच्छे से उस चीज को लिखना और उस चीज को बोलना, जो ये सारी चीजें सीखते हैं वो कहां से सीखते हैं? व्याकरण से। कहां से सीखते हैं? व्याकरण से। तो किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखना, पढ़ना या बोलना जो हम सीखते हैं वो कहां से होता है भाई? व्याकरण से। व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। अगर मैं पहले भाग की बात करूं वो होता है वर्णावस्था। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है शब्दावस्था। थर्ड पार्ट की बात करूं जो मैं, वो होता है पदावस्था। और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है वाक्यावस्था। तो समझना, अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है वर्णावस्था। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है शब्दावस्था। थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है पदावस्था। और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है वाक्यावस्था। तो हम सीक्वेंस से टॉपिकों को पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज रह ना जाए एग्जाम और पॉइंट व्यू के लिए। अगर कोई किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो उस चीज को मैं दोबारा समझाऊंगा भाई। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णावस्था के बारे में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णावस्था के बारे में। या मैं लिख सकता हूं वर्ण विचार। देखिए वर्ण होते क्या हैं? वर्ण को कहते हैं अक्षर। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। जो अक्षर है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ए प्लस क्षर। ए प्लस क्षर। ए का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं, और जो क्षर का अर्थ होता है असंभव। अगर मैं बात करूं अक्षर या वर्ण की, या फिर मैं अगर अक्षर या वर्ण की बात करता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। व्याकरण की वह लघुत्तम इकाई
व्याकरण की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। यानी कि नहीं असंभव जिसके टुकड़े नहीं हो सकें तो व्याकरण की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब समझना, आगे चलते हैं। इसमें इसी में एक चीज होती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है इस चीज को समझना। जो वर्णमाला है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का जो अर्थ होता है वो अक्षर हो गया और माला का अर्थ क्या हो जाता है? समूह। यानी कि परिभाषा डेफिनेशन क्या बनती है वर्णमाला की? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी में अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ण के भेद की, तो वर्ण के जो भेद होते हैं वह दो होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जो पहला होता है वो होता है स्वर, और अगर दूसरे की बात करूं वो होता है व्यंजन। जो पहला भेद होता है वो होता है स्वर और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है व्यंजन। सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर होते कौन से हैं, कितने स्वर होते हैं। तो एग्जाम और पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर, ये याद रखना। सारा का सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे स्वर के बारे में। सबसे पहले स्वर की डेफिनेशन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। समझना इस चीज को। अगर एग्जाम में आ जाए स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो समझना सबसे पहले स्वर के बारे में। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, एह। ये हमारे स्वर होते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर की संख्या कितनी है। समझना, स्वर की संख्या कितनी है। या आपसे क्वेश्चन आ जाए कुल स्वर की संख्या कितनी है, या आपसे क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं यहां की बात करूं मूल स्वर की संख्या कितनी है, या अगर मैं आपसे बात करूं
मुख्य स्वर की संख्या। क्वेश्चन पूछने का तरीका है बिल्कुल अलग है, लेकिन चारों क्वेश्चनों में पूछा क्या जा रहा है, स्वर की संख्या। अगर मैं यहां की बात करूं, मूल स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है, कुल स्वर की संख्या कितनी है, मुख्य स्वर की संख्या कितनी है, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें आंसर भी उसी हिसाब से देना है। अगर मैं बात करता हूं, अब मैंने जो स्वर लिखे हैं इनकी संख्या है 13, मैंने टोटल स्वर है उनकी काउंटिंग बता दी 13 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर बात आए कुल स्वर की बात, तो कुल स्वर की संख्या कितनी है, 13। अगर क्वेश्चन पूछ ले स्वर की संख्या कितनी है, तो हमेशा याद रखना स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 11। तो 11 में इन दो को काउंट नहीं करेंगे, जो टोटल हमारे 13 थे, तो इन दो को काउंट नहीं करेंगे, तो बचे कितने भाई, 11। तो 11 में क्वेश्चन क्या था, स्वर की संख्या कितनी है, 11। अब बात आ जाए मुख्य स्वर कितने हैं, तो हमेशा याद रखना मुख्य स्वर होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी, छोटा ओ, ये कौन से होते हैं आपके हमेशा मुख्य स्वर। तो मुख्य स्वर की संख्या कितनी होती है, 3। अगर बात आ जाए मूल स्वर की, मूल स्वर कितने होते हैं, तो याद रखना मूल स्वर होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल स्वर की संख्या 13 में से 2 गए तो 11 बचे, 11 में से एक स्वर काउंट और नहीं होता, वो स्वर कौन सा काउंट नहीं होता है, वो नहीं होता री। कौन सा काउंट नहीं होता, री। अगर 11 में से एक और गया, बचे कितने, 10, तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है भाई, 10। ये याद रखना। तो एग्जामिनर के पूछने के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर बात आ जाए स्वर की संख्या कितनी है, 11, या एग्जामिनर पूछ लेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो भी आप 11 ही बताओगे। कुल स्वर की संख्या कितनी है, 13 में आपको बता चुका हूं कौन से, और 11 कौन से हैं ये भी बता चुका हूं। मुख्य स्वर की बात है, मुख्य स्वर कितने हैं, 3, ये मैंने आपको बता दी 3 कौन कौन से हैं, और मूल स्वर की संख्या बता दी कितनी होती है, 10 होती है। तो जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना है, हमें आंसर भी उस हिसाब से देना है। तो याद रखना भाई, अगर आ जाए स्वर की संख्या कितनी है, तो 11, और कुल स्वर की संख्या कितनी है, 13। चलो आगे चलते हैं अब इसी में। स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना ये चीज, स्वर के भेद 3 होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये चीज समझना भाई। पहला जो होता है वो होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है वो होता है प्लुत स्वर। जो हर्ष स्वर होता है इसे लघु स्वर भी बोला जाता है, यहां पे क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर है वो बिल्कुल घुमा सकता है, एक वर्ड जो बोल के, एक शब्द बोल के। अगर एग्जामिनर पूछने लगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तो याद रखना कितने होते हैं, 2। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। लघु स्वर होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है दीर्घ स्वर। तो जो ये 2 स्वर होते हैं ये उच्चारण के आधार पर होते हैं, स्वर के भेद होते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे सीधा क्वेश्चन कर रहा है स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, हर्ष स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे
तो क्या होगा, उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है हस्वर होता है, लघु स्वर होता है, दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु स्वर कौन सा होता है, हस्वर कौन से होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे दीर्घ स्वर कौन सा होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे प्लुत स्वर कौन सा होता है। हस्वर या फिर लघु स्वर। डेफिनेशन समझना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उन्हें हस्वर या फिर लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी, छोटाऊ, री। ये जो 4 होते हैं ये कौन से होते हैं, लघु स्वर। लघु माने छोटा, यानी कि जो इनका उच्चारण होगा, इन वर्णों का या इन अक्षरों का जो उच्चारण होगा, इनके उच्चारण में कम समय लगेगा। और मैंने डेफिनेशन में आपको यही बताया है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। या मैं बोल सकता हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या हर स्वर से दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो होती है 7। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 7। ये कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा। अब इस चीज को देखिए, इनकी संख्या कितनी है, 7। यानी कि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर क्या होता है, इनके बोलने में ज्यादा समय लगता है, या हर स्वर से लघु स्वर से दुगना समय लगता है। इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब है जो तीसरा, वो है प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर, जो प्लुत स्वर होते हैं ये कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन समझना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगना समय लगे या दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगना समय लगे या दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जैसे आपने लिखा देखा होगा ओम, या राम, इस तरीके से। तो जहां पर भी ये जो 3 का सा दिखाई दे रहा है, ये या ये एस टाइप में दिखाई देने वाला वर्ण आपको दिखे, तो समझ लेना वो हमेशा कौन सा वो होगा, शब्द होगा, प्लुत स्वर होगा। और जो प्लुत स्वर है, इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है, संस्कृत भाषा में। ये हमेशा याद रखना, जो प्लुत स्वर का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो कहां किया जाता है भाई, वो संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी। हर स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
उसके बाद में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब बात आती है होठों के आधार पर। होठों के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? होठ यानी कि लिप्स। होठ या ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो 2 होते हैं स्वर के भेद। होठ या ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है वृत्ताकार स्वर, और जो सेकंड होता है वो होता है अवृत्ताकार स्वर। सबसे पहले समझना वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और फिर उसके बाद अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर के बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल होती है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये होते कौन कौन से, इस चीज को समझना भाई। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये जो 4 होते हैं यह वृत्ताकार स्वर होते हैं। हमेशा याद रखना वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। अगर मैं बात करूं अवृत्ताकार स्वर की, तो अवृत्ताकार स्वर की डेफिनेशन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं समझना भाई। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 अवृत्ताकार के। होते कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं 11 में से 4 गए तो बचे कितने? 7 रहे। कौन कौन से गए हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, आई। ये जो आपके 7 हैं वो क्या है? आपके अवृत्ताकार स्वर। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं री की, जो री है वो किस भाषा का है? तो जो री है वो है संस्कृत भाषा का। जो री है वो किसका है? संस्कृत भाषा का। इस चीज को समझना। यह संस्कृत भाषा का है और हिंदी में आया है संस्कृत भाषा से, क्योंकि जो हिंदी में इसका उच्चारण होता है वो होता है इस तरीके से री। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि इनमें से कौन सा वर्ण संस्कृत भाषा से आया है, तो हमेशा याद रखना कौन सा है? री है। एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखे थे? उन्होंने दे रखा था एग्जाम में ऑप्शन ए, ओ, री, ए। इस तरीके से उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा वर्ण संस्कृत भाषा से आया है। तो याद रखना री। तो जो री है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। जो हिंदी में उसका उच्चारण किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। अब मैं बात करता हूं, अगर आ जाए कि हिंदी में अयोगवा कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदी में
अयोगवा कितने होते हैं? तो हमेशा याद रखना अयोगवा होते हैं 2। जो मैंने आपको कुल स्वर में 2 वर्ण लिखाए थे लास्ट वाले 13, कौन कौन से? एक तो अंग और दूसरा अह, ये आपके क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवा। तो समझना इस चीज को, अंग अह। तो देखिए, जो अंग है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुस्वार। या शीर्ष बिंदु। या फिर शीर्ष बिंदु। अगर मैं अह की बात करूं तो इसे कहा जाता है विसर्ग या फिर पार्श्व बिंदु। शीर्ष बिंदु या पार्श्व बिंदु। एक चीज और याद रखना, अनुस्वार का जो सरलतम रूप होता है उसी को क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुस्वार के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब की बार जो एग्जाम सीटेट टीजीटी के अंदर आया था, ये जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अनुनासिक है, तो हमेशा याद रखना अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुस्वार के रूप। अनुस्वार के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो हमेशा याद रखना। जैसे आपने देखा होगा, आंख लिखते हैं हम, यानी कि जो ये वाला वर्ण होता है ये क्या होता है? अनुनासिक। ये हमेशा याद रखना। जो ये अयोगवा होते हैं, 2 चीज समझना भाई, मैं यहां एक चीज बता देता हूं आपको। जो यहां अयोगवा होते हैं, ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं और ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं। ना तो इन्हें मतलब प्रॉपर तरीके से स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं, क्योंकि विसर्ग है। विसर्ग में जो इसका साउंड निकलता है वो क्या निकलता है। इसलिए इसे दोनों जगह नहीं, बस हिंदी में अगर अयोगवा की बात आई कि हिंदी में अयोगवा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह है। जो अंग होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार के सरलतम रूप को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। जो अंग है उसे क्या बोला जाता है? शीर्ष बिंदु। अह को क्या बोला जाता है? विसर्ग। और इसको क्या बोला जाता है? पार्श्व बिंदु। ये हमेशा याद रखना भाई। अब मैं बात करता हूं स्वर के उच्चारण स्थान की। स्वर के उच्चारण स्थान की, यानी कि जो स्वर हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है, या मुख के किस किस कौन से भाग से कौन सा वर्ण बोला जाता है। इस चीज को समझना। मैं पहले यहां स्वर लिख देता हूं, ए आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए आई ओ औ। तो समझना, हमारे जो स्वर हैं वो कहां से शुरू होते हैं? ऐसे। तो ए और आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तब भी कंठ। ई इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। अगर छोटे और बड़े ऊ की बात करूं, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है ओष्ठ।
री का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु या कंठ तालव्य। और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ ओष्ठ। ये हमेशा याद रखना। अब समझना कि गले का कौन सा भाग क्या होता है। जो हमारा गले का ये यहां से शुरू होता है, जो हमारे गले में ये गुठली है, या मैं बोल सकता हूं जो ये बटन टाइप में है, वो क्या है, कंठ होता है। जैसे ही इसके गले से हम थोड़े ऊपर आएंगे तो दांतों से जो ऊपर का भाग होता है, मसूड़े से ऊपर का पिछला भाग होता है हल्का सा, वो क्या होता है आपका तालु होता है। तालु के बाद जैसे ही आप थोड़े और पीछे के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरह, दांत के मसूड़े से थोड़ी पीछे की तरफ बोल के देखना, री, जहां जीभ टकरा रही है ऊपर का भाग जो होता है हमारा वो होता है मूर्धा। ओष्ठ यानी कि होठ हो गए हमारे। बाकी सारी चीज आपकी हो चुकी हैं भाई। दंत, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब ये व्यंजनों में आएंगे कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमेशा याद रखना। मैं आपको यहां बता देता हूं, ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है, छोटा उ बड़ा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में। स्वर में अब जो आएगा वो है भाई, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में, वो पढ़ेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 4। तो कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? संयुक्त माने होता है जो दो वर्णों से मिलकर बने, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। ए आई, ओ औ। यानी कि जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त। संयुक्त माने इकट्ठा। ए का स्थान होता है, मतलब ए जो है वो किन दो वर्णों से मिलकर बना है, इस चीज को समझना। वो कौन से दो वर्ण हैं, तो ये बना है ए प्लस छोटी से। जो आई है वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस ए से। जो ओ है वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस छोटे ऊ से। और जो औ है वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस ओ से। ये हमेशा याद रखना। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ। जो ए है वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस ई से। आई भी किससे मिलकर बना है, ए प्लस ए से। ओ किससे मिलकर बना है, ए प्लस ऊ से। और भाई तुम्हारा आई किससे मिलकर बना है, सॉरी, ओ किससे मिलकर बना है, ए प्लस ओ से मिलकर बना है। तो हमेशा याद रखना जो संयुक्त स्वर हैं वो कितने हैं भाई, 4 हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्वर की जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी स्वर की मात्राएं होती हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि जो स्वर की मात्राएं हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी। तो याद रखना हमेशा स्वर की मात्रा। तो जो स्वर की मात्रा है वो है 10। कौन कौन सी हैं वो, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था अगर कभी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, 11, तो कौन कौन से हैं भाई वो 11 स्वर। ए आ ई बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, आई, ए, ओ,
इस चीज को समझना भाई। कितने हो गए 11। अगर मैं बात करूं स्वर की मात्रा, मैंने 10 बताई लेकिन लिखे कितने 11। हमेशा याद रखना जो ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि हर किसी वर्ण में, यानी कि अगर मैं बात करूं हर किसी जितने भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजन में भाई क्या जुड़ा होता है, क्या छुपा होता है, हमेशा याद रखना ए होता है। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, हमेशा याद रखना, मात्रा नहीं होती, नहीं होती। आ की मात्रा क्या होती है डंडा, छोटी की मात्रा क्या होती है बड़ी की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की, आई की, ए की होगी, आई की होगी, औ की, और ये आपकी कितनी मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं कौन कौन सी वो सारी चीज आपकी क्लियर होगी होंगी। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था भाई कि जो स्वर की मात्राएं हैं वो कितनी होती है 10 होती है। कौन कौन सी होती है वो 10 होती हैं। इनमें से कौन सी मात्रा काउंट नहीं होती, ए की कभी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि हर किसी मैं अगर स्वर की बात व्यंजन की बात करूं तो हर किसी व्यंजन में क्या छुपा होता है, स्वर होता है, यानी कि ए छुपा होता है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कमल, कमल का वर्ण विच्छेद कीजिए तो देखिए कै के नीचे हलंत लगाया प्लस ए, प्लस मैं के नीचे हलंत लगाया ए, प्लस ले के नीचे हलंत लगाया प्लस ए। तो इस चीज को समझना, जो मैंने हलंत लगाया है ये डंडा खींचा, इसे क्या बोलते हैं हलंत। इस हलंत को अगर हम किसी भी वर्ण में लगाएंगे तो हमेशा रखना वो वर्ण क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो अब ए क्या है, आधा है। इसे पूरा करने के लिए मैंने क्या जोड़ा, इसमें ए जोड़ा है, तो क्या बन गया, ये कै बन गया पूरा पूरा। उसी तरीके से मैं के नीचे हलंत लगाया तो ए जोड़ दिया भाई, तो क्या बन गया पूरा मैं, कमल। यानी कि हर किसी व्यंजन में क्या छुपा होता है, हर किसी व्यंजन में ए छुपा होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर मैं इसी की बात करता, कमल की जगह मैं लिख देता काम, चलो मैं यहां लिख देता हूं भाई, मैं लिख रहा हूं काम, तो काम में समझना कै जमा आम की जगह क्या, आ की मात्रा भाई। यही तो है, एक डंडा किसकी मात्रा बताई थी मैंने अभी आपको, आ की, प्लस मैं के नीचे हलंत लगाया और ए, ये हमेशा याद रखना। आगे जब आप पढ़ोगे हिंदी में टॉपिक वर्ण विच्छेद टॉपिक आएगा, वर्ण विच्छेद में सारी चीजें होंगी और एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना। तो आपके जितने भी स्वर में जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपको वे बता दिए गए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर किसी बच्चे की फिर भी कोई दिक्कत है या किसी को समझ में ना आया तो वो कमेंट्स कर सकता है, तो मैं और अच्छे से बताने की वो करूंगा भाई। वैसे मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है और बताया भी है। बाकी चाहे में एग्जाम कोई भी हो जिसमें हिंदी आती हो, चाहे एग्जाम कोई भी हो जिसमें हिंदी आती हो, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो हमेशा ध्यान से पढ़ना, वो एग्जाम आपका कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखना। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आना वो कहां से आना है, वो यहां से आना है जो आपको कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको भाई हमारे YouTube चैनल से जुड़ के रहना है और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने आपके दोस्त हैं सभी को भाई उनको शेयर करें और बताएं कि अब दोबारा से बिल्कुल शुरुआत, उसकी हिंदी की जो शुरुआत है बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, तो सभी लोग देखें। तो हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।